नमस्कार सभी को। मैं राजेश कौशिक द मिस्टिक भारत के साथ आपके सामने फिर सिंहासन बत्तीसी की चौथी कहानी मतलब तीसरी पुतली की कहानी। सिंहासन बत्तीसी की तीसरी जो पुतली थी उसका नाम चंद्रकला था। तो तीसरे दिन जैसे राजा भोज वहाँ सिंहासन पर बैठने के लिए जैसे ही उद्यत हुए तो तीसरी पुतली चंद्रकला ने जो उनको रोका और राजा विक्रमादित्य का जो गुण बताया, न्याय का जो गुण बताया, उसके बारे में यह कथा है। तो सुनिए। एक बार पुरुषार्थ, मेहनत, हार्डवर्क और भाग्य, जिसे हम लक भी कह सकते हैं, पुरुषार्थ और भाग्य में एक बार आपस में कहा सुनी हुई, मतभेद हुआ, झगड़ा हो गया कि बड़ा कौन है। हार्डवर्क कहता, पुरुषार्थ कहता कि मेहनत के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से ही मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती। अब उनके वाद विवाद ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया, मतलब कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों झगड़ते झगड़ते देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। और झगड़ा भी बड़ा अजीब सा था, इसलिए इंद्र महाराज भी चकरा गए कि यार अब किसको सही बताऊं किसको गलत बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पुरुषार्थ को वे लोग तो मानते हैं जिन्होंने अपना परिश्रम करके सब कुछ अर्जित किया है, जोड़ा है, लेकिन जिनको भाग्य से मिला है वो पुरुषार्थ को नहीं मानते। जिन्होंने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया वो भाग्य को नहीं मानते। बात दोनों की सही है। अब इसी असमंजस में पड़े रहे इंद्र महाराज, कोई निष्कर्ष निकाल नहीं सके। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने निर्णय किया कि अब विक्रमादित्य के पास चलते हैं। अगर कोई है इस संसार में इस झगड़े का समाधान करने वाला तो वो विक्रमादित्य ही है। तो उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए बोला कि भाई वहां चले जाओ, अपनी समस्या बता देना, तुम्हारा समाधान हो जाएगा। अब पुरुषार्थ और भाग्य, लक और हार्डवर्क दोनों ने आदमी का वेश बनाया, मानव वेश में राजा विक्रम के पास चल पड़े। विक्रमादित्य के पास आकर उन्होंने अपना अपना मंतव्य रखा, अपनी अपनी बात रखी, अपने झगड़े की बात बताई कि महाराज हम तो ऐसे ऐसे लड़ पड़े और ये कह रहा है मैं बड़ा हूँ, मैं कह रहा है मैं बड़ा हूँ। तो बोला भाई बात क्या है। बोला जी बात ये है, देखो एक आदमी मेहनत से सब कुछ अर्जित करता है तो वो भाग्य को कैसे मान ले, क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया है। और भाग्य कहता है कि एकदम से एक झटके से जिसको मिल जाए उसको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, किस्मत उसकी बदलती है उसकी बदलती है। अब विक्रमादित्य भी बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने उन दोनों से 6 महीने का समय मांग लिया कि भैया 6 महीने आप लोग यहाँ रहना चाहो यहाँ रह जाओ, या कहीं और आपको काम है तो हो आओ, 6 महीने बाद मैं आपका फैसला करूंगा, 6 महीने का समय। तो जब वो चले गए तो विक्रमादित्य जी ने काफी सोचा विचार किया, लेकिन किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे। अब निष्कर्ष नहीं मिला तो प्रेरणा, इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल जाती है व्यक्ति को। तो विक्रम क्या करते थे कि वेश बदल के अपने राज्य में घूमते थे। अब उन्होंने वही शुरू कर दिया कि अपना वेश बदला, अपने राज्य में घूमे। अपने राज्य में भी कोई संतोषजनक उनको ऐसा इंस्पिरेशन नहीं मिली, कोई ऐसा कारण या कोई ऐसी घटना नहीं दिखी जिससे कि इस झगड़े का हल निकल सके। तो वो खोजते खोजते दूसरे राज्यों में चले गए। काफ़ी भटकते रहे, कोई समाधान नहीं मिला। लास्ट में उन्होंने क्या किया कि एक व्यापारी वहाँ से कहीं अपना बेड़ा लेके जा रहा था समुद्री जहाज़ों का, उन्होंने उसके यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने कहा यार मेरे पास तो सारे बंदे हैं, मैं तेरे को रख के क्या करूँगा। बोला जी जो काम किसी से नहीं होना वो काम मैं कर दूंगा।
चलो ये बात भी अच्छी है, रख लिया उसको भी भाई। अब कुछ दिन समुद्र में चले, माल लाद के व्यापारी महाराज दूसरे देशों में व्यापार करने, तो विक्रमादित्य जी भी उनके साथ ही थे। अब 2-4 दिन चलने के बाद वो तूफान में फंस गए। जहाज पर जितने लोग सवार थे सब भय और हताशा से बिल्कुल सिमट कर बैठ गए कि भैया आज तो मारे गए, आज नहीं बचेंगे। किसी तरह राम राम करते जहाज उस तूफान से निकला और पास में कहीं कोई टापू था, कोई द्वीप था, वहाँ आके फंस गया, लंगर डाल लिया। कुछ समय बाद जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया, परंतु लंगर पूरा उठ नहीं पाया। जो पाल होते हैं वो पूरे खुल नहीं पाए, कहीं ना कहीं कुछ फंस रहा था। बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने ये कह के नौकरी ली थी कि भैया जो काम कोई नहीं कर पाएगा वो मैं कर दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब विक्रम को बुलाया कि आओ महाराज। विक्रम ने वो कर भी दिया। नीचे उतरे, भाई जहाज नीचे थोड़ा सा उसकी कोई रस्सी वस्सी फंसी हुई थी नीचे पत्थरों में। उन्होंने जैसे ही वो रस्सी निकाली तो जहाज का लंगर उठ गया, पाल उठ गया और जहाज वायु के वेग से तेजी से चल पड़ा समुद्र में। लेकिन विक्रमादित्य को इतना समय नहीं मिला कि वो जहाज पर वापस चढ़ सके। वो वहीं रह गए, उस टापू पर ही छूट गए। अब उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। चलो भाई रह गए तो देखते हैं, निकलने का कोई रास्ता हो, जुगाड़ हो। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े कि देखते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो द्वीप में वो क्या देखते हैं कि एक नगर बसा हुआ है और नगर के द्वार पर एक तख्ती टंगी हुई है, एक पट्टिका टंगी हुई है जिस पर लिखा था कि वहाँ की राजकुमारी का जो विवाह है वो विक्रमादित्य से होगा। अब वे भाई ढूंढते ढांढते महल पहुंच गए। राजकुमारी उनका परिचय पाकर बहुत खुशी हुई, उनके पिता भी बहुत खुश हुए। दोनों का विवाह कर दिया गया। कुछ समय आमोद प्रमोद में बिताने के बाद कुछ सेवकों और अपनी नई रानी को साथ लेके राजा अपना राज्य के लिए चल पड़े। अब रास्ते में जहाँ विश्राम के लिए डेरा डाला तो वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हो गई। सन्यासी भी विक्रमादित्य का नाम बहुत सुना था। सन्यासी जी ने भी, उनकी न्यायप्रियता उन्हें बहुत प्रिय थी, उनका राज कार्य करने का जो तरीका था। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी, 2 चीजें भेंट दी, 2 चीजें गिफ्ट करी। एक माला दे दी और एक छड़ी दे दी। अब उस माला की भी 2 विशेषताएं थी और छड़ी की भी एक विशेषता थी। माला की ये थी जो उसे गले में पहनता तो उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता और वो स्वयं अदृश्य भी हो सकता था। और छड़ी जिसके पास रहेगी उसका मालिक सोने से पहले छड़ी से कोई भी सोने का आभूषण मांग सकता है, वो देती थी। ठीक है भाई, 2 चीजें मिल गई भाग्यवश। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रम अपने राज्य की तरफ लौटने लगे तो राज्य से पहले एक उद्यान देखा जो राजा ने ही बनाया था, एक बाग, बहुत साल पहले, कोई 15-20 साल हो गए होंगे। तो वहाँ ठहर गए, सेवकों को वापस भेज दिया कि भैया अब मेरा देखो गाँव आने वाला है, मेरा घर आ गया, अब आप लोग परेशान मत हो, जाओ। और मैं, आप एक काम करो, रानी को भी ले जाओ, पत्नी को भी भेज दिया कि मैं अपना राज्य में जाके थोड़ी व्यवस्था करता हूँ, फिर बुलवाता हूँ आप लोगों को। अब जैसे ही सबको अलग करके राजा चलने के लिए, विक्रमादित्य चलने के लिए उद्यत हुए तो उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। और ब्राह्मण और भाट वही, जब से वो उद्यान बना था, जब से वो पार्क बनाया था, जब से वो बाग लगाया था राजा ने, तब से उसकी देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि राजा कभी न कभी तो उनकी सुध लेंगे और उनकी गरीबी को दूर कर देंगे। परंतु विक्रम क्या था कि विक्रम तो भूल गए थे उस रात बाग को लगा के। उनका मन बड़ा पिघला, वो बड़े पसीज गए। तो उन्होंने दोनों को बुलाया अपने पास और कहा कि मैं ही तुम्हारा राजा विक्रमादित्य हूँ, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को दे दी और छड़ी ब्राह्मण को दे दी कि ये लो, ये ऐसे ऐसे काम करती हैं और अपना घर परिवार बसाओ भाई, जो आवश्यकता हो वो ले लेना।
ऐसी अमूल्य चीजें पाकर वो दोनों तो बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हो गए कि यार पैसा दिला तो कोई थोड़ा बहुत देता है, नहीं देता है, लेकिन ये चीजें तो ऐसी हैं, रोज कितना ही इकट्ठा कर लो, कितना ही कमा लो। विक्रम भी राज दरबार पहुंच गए और अपने कार्य में लग गए। 6 महीने जैसे ही पूरे हुए तो पुरुषार्थ और भाग्य फिर आके धमक गए कि हमारा फैसला करो जी। अब विक्रम ने उन्हें मुस्कुराते हुए बुलाया और पास बैठाया। तब विक्रमादित्य जी ने फैसला किया कि पुरुषार्थ और भाग्य, हार्ड वर्क एंड लक, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपका अकेले कोई भी औचित्य नहीं है। भाग्य भी जभी काम करता है जब पुरुषार्थ किया जाए, मेहनत की जाए, और मेहनत भी फलवती तभी होती है जब आप उसको इतनी शिद्दत से करते हैं कि डेस्टिनी या भाग्य उसके साथ स्वयं जुड़ने को तैयार हो जाए। बोला जी कैसे? बोला कैसे क्या? अब ये देखो, मैंने तो कोई ऐसी मेहनत वहनत की नहीं, कोई तपस्या नहीं करी, कोई कुछ नहीं करी। मेरे को रास्ते में एक महाराज जी मिले, ब्राह्मण देवता मिले, उन्होंने मुझे एक छड़ी दे दी, एक माला दे दी, दोनों में विशेष गुण थे। बोला हाँ जी। और बोला जैसे मैं बाग में ठहरा तो मैंने देखा कि यार 15 साल हो गए ये दोनों यहाँ नौकरी करते हैं, इनकी तो कोई तनख्वाह वनख्वाह भी ना देता, कोई इनको पैसा देने भी नहीं देता, हम तो बाग लगा के ही भूल गए। तो इन दोनों ने इतनी मेहनत की, अब मुझे वही चीज भाग्य से मिली, लेकिन इन लोगों का पुरुषार्थ, इन लोगों की मेहनत इतनी बड़ी थी, इतनी महान थी कि मेरा भाग्य वहां गौण हो गया और इनकी मेहनत के कारण वो चीजें मुझे इन्हें देनी पड़ी। मोरल ऑफ द स्टोरी कहने का मतलब ये है कि मेहनत के ऊपर ही भाग्य निर्भर करता है, भाग्य के ऊपर मेहनत निर्भर नहीं करती। अतः कोई भी काम हो पूरी मेहनत से करें, उसका उचित जो फल है वो आपको समय आने पर बिल्कुल प्राप्त होगा। यह कहानी यहीं तक। अब चौथी पुतली की कहानी लेके नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।